नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। दुनिया भर में वैसे तो कई खतरनाक और बेहद शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां हैं, जिनमें भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटीज, रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, कई एजेंसियां शामिल हैं। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और खुखार एजेंसियों में से एक है। मोसाद एजेंट्स ने इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ ऐसे ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जिनके सामने आने से पहले अब तक कुछ सोचता भी नहीं था कि ऐसा ऑपरेशन हो सकता है। जितना ज्यादा खतरा, मोसाद एजेंट्स उतनी ही सफाई से अपना काम करके निकल जाते हैं। 1949 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आने के बाद मोसाद ने दुनिया भर में एक से एक घातक मिशंस पूरे किए हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं उन मिशंस के बारे में। इजराइल चारों ओर से 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जो उससे चिढ़े रहते हैं। ऐसे में छोटे से इस देश को जिंदा रहने के लिए काफी जतन करना होता है। खुफिया एजेंसी मोसाद भी इन्हीं में से एक है। ये इतनी ताकतवर है कि इसे इजराइल की किलिंग मशीन भी कहते हैं। चारों ओर दुश्मनों से घिरे इस देश की ये एजेंसी अपनी तेजी और खतरनाक ऑपरेशंस की वजह से दुनिया की सबसे तेज इंटेलिजेंस भी कही जाती है। इसका मकसद महज किसी वारदात के लिए जिम्मेदार उस इंसान की जान लेकर उसे सजा देना नहीं होता, बल्कि मोसाद इसके जरिए एक तरह का खौफ पैदा करती है और यह संदेश देने का प्रयास भी करती है कि कोई भी उससे पंगा ना ले। मोसाद अपने दुश्मनों को सीधे मौत देती है। दुनिया की इस सबसे घातक इस खुफिया एजेंसी ने अपने इस सिद्धांत को कई बार सही साबित भी किया। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में जब आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तो मोसाद ने 20 साल लंबे ऑपरेशन को चलाकर एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा था। बता दें कि मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की सलाह पर की गई थी। वो चाहते थे कि एक केंद्रीय इकाई बनाई जाए जो मौजूदा सिक्योरिटी सेवाओं, सेना के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स और आतंकी सुरक्षा सेवा जो है आंतरिक सुरक्षा सेवा और आतंकियों से लड़ने के लिए काम आए और विदेश में राजनीतिक विभाग के साथ समन्वय और सहयोग को बढ़ाए। फिर मार्च 1951 में इसे पीएम ऑफिस का हिस्सा बना दिया गया और जवाबदेही प्रधानमंत्री को तय कर दी गई, जिसका हेड ऑफिस तल अवीव शहर में है। इस एजेंसी के बारे में यह कहा जाता है कि इसके एजेंट इतने तेज होते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से अपने दुश्मन की खोज निकालते हैं और उसे खत्म करके ही दम लेते हैं। इसके लिए उनकी खास ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले कड़ी परीक्षा होती है। इस दौरान एजेंसी से जुड़ने के लिए शरीर के साथ साथ दिल और दिमाग की ताकत भी दिखानी पड़ती है। वैसे तो अरब में दुश्मनों से घिरे हर एक इजरायली अपने आप में सैनिक होते हैं, लेकिन इस एजेंसी के एजेंट्स की बात ही कुछ और होती है। इसके एजेंट्स दुनिया भर में फैले हैं, जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। इनमें पुरुष ही नहीं है, बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं, जो अपने खूबसूरती के झांसे में लेकर अपना काम निकाल लेती हैं। इतना ही नहीं, इसके एजेंट्स हर तरह के हथियार चलाने में ट्रेंड होते हैं। दुनिया के अल्ट्रा मॉडर्न, जी हां, अल्ट्रा मॉडर्न से लेकर ट्रेडिशनल चीजों तक के इस्तेमाल से वो दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। मोसाद के लिए काम करने वाले एजेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर वो पकड़े गए तो इजराइल उन्हें न तो पहचानेगा और ना ही उन्हें अपनाएगा। उन्हें बरसों तक परिवार से दूर रहना हो सकता है। हालांकि अगर ऑपरेशन में एजेंट मारा जाए तो देश उसे पूरा सम्मान देता है। मिग-21 लड़ाकू विमान जब सोवियत एयरफोर्स का हिस्सा बना तो अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देश हैरान रह गए थे। यह उस वक्त की सबसे एडवांस्ड और तेज जो है विमान माना गया था। सोवियत यूनियन ने अरब देशों को यह विमान बेच दिया था, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई थी। मोसाद की कोशिश मिग-21 को हासिल करने की थी ताकि उसके बारे में सब कुछ जाना जा सके, मगर ये इतना आसान नहीं था। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार कोशिश करने के बाद मोसाद को कामयाबी मिल गई।
पहली कोशिश मिस्र में की गई थी। मोसाद के एजेंट ने एक पायलट से संपर्क किया और उसको $1 मिलियन का लालच देकर विमान को उड़ाकर इजराइल पहुंचाने के लिए उसने कहा। पायलट ने प्रशासन को खबर कर दी और इजरायली एजेंट को 1962 में फांसी दे दी गई। दूसरी कोशिश इराक में हुई। जी हां, इराक में मोसाद ने 2 पायलटों से संपर्क किया और MiG-21 को इजराइल पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन मोसाद को सफलता मिली साल 1964 में। तेहरान के इजरायली दूतावास में काम करने वाले एक शख्स की गर्लफ्रेंड की दोस्त की शादी एक इराकी क्रिश्चियन पायलट से हुई थी। वो सेना में अपने साथ भेदभाव से बहुत खफा था। जब इसकी भनक इजराइल को लगी तो मोसाद ने अपनी एक महिला एजेंट को इराक भेज दिया। इस एजेंट को पायलट से दोस्ती करके यूरोप की यात्रा पर बुलाना था। लाखों डॉलर और फैमिली को प्रोटेक्शन देने का वादा किया गया। वो मान गया। 16 अगस्त 1966 को वो पायलट MiG-21 लेकर उड़ा और तब तक नहीं रुका जब तक वो इजराइल ना पहुंच गया हो। MiG-21 हासिल करने का फायदा इजराइल को तब हुआ जब अरब देशों संग उसकी जंग हुई। केवल 6 दिन में, सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर, अगर इसे मोसाद का सबसे मशहूर ऑपरेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोसाद की बदौलत अरब कंट्रीज 6 दिन में घुटनों पर आ गई थी। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने 2005 में इसी पर म्यूनिख के नाम से एक फिल्म बनाई थी, यानी म्यूनिख में जो कांड हुआ था उस पर। दरअसल 5 सितंबर 1972 को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने जर्मनी जो ओलंपिक था उस दौरान म्यूनिख में इजरायली ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों को मार दिया था। इस बर्बर हमले का बदला लेने के लिए मोसाद ने बेहद डिटेल्ड ऑपरेशन प्लान किया। सभी हमलावर अलग अलग देशों में छिपे हुए थे, मगर मोसाद एजेंट्स ने ना सिर्फ उन्हें खोज निकाला बल्कि एक एक को बेहद अलग अलग तरीके से बता कर मारा। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मगर कहते हैं कि हर हमलावर को 11-11 गोलियां मारी गई थी। वैसे तो मोसाद ने कई ऑपरेशन किए हैं, लेकिन ऑपरेशन एंटेबे को खास तौर पर याद किया जाता है। क्या था ये ऑपरेशन? साल 1976 में युगांडा के हवाई अड्डे पर घुसकर मोसाद ने आतंकियों को मार गिराया था, ताकि वो अपहरणकर्ताओं की कैद से फंसे हुए 54 नागरिकों को सेफ निकाल सके। इसके लिए उसने कई सारे प्रोटोकॉल तोड़े थे। जी हां, ये ऑपरेशन बाद में अपने नागरिकों को बचाने के लिए हुए सबसे बड़े अहम ऑपरेशंस में शामिल किया गया। क्या था ये पूरा मामला? 27 जून 1976 को इजराइल से ग्रीस के लिए रवाना हुए एक यात्री विमान को अगवा कर लिया गया। प्लेन लीबिया से ले जाया गया। वहां ईंधन भरने के बाद उसे अरब देशों में लैंड कराने की कोशिश हुई, मगर वो जानते थे कि इजरायली नागरिकों से भरे हुए इस विमान को अपने यहां पर अगर रुकवाया तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। आखिर में 28 जून को विमान युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। वहां के तानाशाह ईदी अमीन ने सेना के खास लड़ाकों को तैनात कर दिया ताकि बंधकों की निगरानी की जा सके। आतंकवादियों ने डिमांड रखी कि इजराइल अपनी जेलों में बंद उनके साथियों को छोड़ दे। 48 घंटे का वक्त दिया गया। इजराइल ने एक तरफ तो बातचीत जारी रखी और पीछे से मोसाद जो एजेंसी थी उसके एजेंट्स को एक्टिव कर दिया कि तुम्हारा ये काम है। 30 जून को कुछ बंधकों को रिहा किया गया, जिनमें से ज्यादातर बीमार या बुजुर्ग थे। किसी तरीके से इजराइल ने आतंकियों से बात करके 4 जुलाई तक का वक्त मांग के जुगाड़ कर लिया। आतंकियों को लगा कि इजरायली सरकार उनके आगे झुक रही है। वो इजरायली नागरिकों को छोड़ बाकी देशों के बंधकों को रिहा करने को राजी हो गए। विमान में कुल 258 लोग सवार थे, जिनमें से अब 116 ही बचे थे। 3 जुलाई को मोसाद के प्लान को अप्रूव कर दिया गया। जिस बिल्डिंग में बंधकों को रखा गया था उसकी पूरी डिटेल्स मोसाद के कमांडोज के पास अब आ चुकी थी। 100 कमांडोज की एक टीम पूरे इंतजाम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। अचानक हमला किया और 7 किडनैपर्स को मार गिराया। युगांडा आर्मी के भी 50 सैनिक मारे गए। इजराइल के 3 बंधकों की जान गई, लेकिन यह मिशन पूरा हो गया। इतना ही नहीं, जब एयरपोर्ट पे मौजूद ये
मोसाद की टीम लौटी तो सभी फाइटर प्लेन जितने भी खड़े थे उनको बमों से उड़ा दिया। साल 2018 में मोसाद ने ईरान में घुसकर बेहद खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। करीब 6.5 घंटे चले इस ऑपरेशन में 2 दर्जन जासूस शामिल थे। टारगेट था तेहरान में बना हुआ एक वेयरहाउस जिसमें ईरान के न्यूक्लियर मिशन के राज वाली फाइल रखी थी। 31 जनवरी की रात 10:30 बजे मोसाद एजेंट्स ने अलार्म सिस्टम से छेड़छाड़ करके वेयरहाउस में एंट्री की। वेयरहाउस को खुफिया रखने के लिए रात के वक्त जो गार्ड्स तैनात थे उसकी सुरक्षा के लिए उनका काम तमाम किया और इसी का फायदा उठाकर मोसाद ने अंदर घुस के स्पेशल टॉर्च के जरिए तिजोरियों में सेंध लगा दी। वो अपने साथ करीब 50,000 पेज और 163 सीडी लेकर सुबह 5 बजे तक निकल गए। मोसाद के नाम कई ईरान में हत्याएं रही हैं। फखरी जादेह से पहले 4 ईरानी वैज्ञानिकों की भी ऐसे ही उन्होंने हत्या की थी जब वो काम पर जा रहे थे, लौट रहे थे। साल 2020 में पार्टिकल फिजिक्स एक्सपर्ट मसूद अली मोहम्मदी को भी रिमोट कंट्रोल से जो बम था रिमोट कंट्रोल उससे उड़ा दिया गया। उसी साल न्यूक्लियर साइंटिस्ट माजिद शहरियार की कार पर भी बम फोड़कर उसकी हत्या की गई। ईरान के तत्कालीन एटॉमिक चीफ फेरेदून अब्बासी की भी हत्या की कोशिश की गई लेकिन वो बच निकले। साल 2011 में दरियूश रिजेनजाद को हथियार बंद मोटरसाइकिल सवारों ने गोली से उड़ा दिया था। 1 साल बाद ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी की डिप्टी हेड मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की हत्या कर दी गई जब वो काम पर जा रहे थे। सिर्फ हथियार ही नहीं, मोसाद के एजेंट्स को मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी लड़नी आती है, उसमें भी उन्हें महारत हासिल है। जहां साइकोलॉजिकल वेयरफेयर का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो पक्का करता है कि दुनिया में किस नेता की कौन सी सीक्रेट बात लीक की जाए जो उनके फेवर में जाए। मोसाद ने ही अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की बात को रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में इसी वजह से पूरे अमेरिका में बदहवासी फैल गई थी। माना जाता है कि मोसाद के पास दुनिया के हर बड़े और हर ताकतवर नेता की अलग अलग खुफिया फाइल हैं। इसमें नेता के बारे में जानकारी के अलावा इसका जिक्र भी रहता है कि किसकी क्या कमजोरी है। जैसे कोई पैसों से बदल जाता है तो किसी के लिए हनी ट्रैप काम करता है। इसी बेस पर नेताओं को फंसाकर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। मोसाद की 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट्स भी हैं, यानी ऐसी 2 यूनिट्स जिनके ऊपर आतंकवाद से डटकर मुकाबला करने की पूरी जिम्मेदारी है। पहली यूनिट है मेटसाडा जो कि दुश्मन पर अटैक करने के लिए जिम्मेदार है। इसके पास ऐसे योद्धाओं की छोटी छोटी टीमें होती हैं जिनका काम हत्या, मारकाट और आतंक की रणनीति को ध्वस्त करना है। जबकि किडोन इजराइल की केसीरा डिपार्टमेंट का दूसरा हिस्सा है। इस यूनिट और इसके काम को गुप्त ही रखा जाता है। तो ये है दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद की कहानी।